बढ़ेंगे आगे। समाजवादी पार्टी ने आज अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहली उनकी जयंती है। इस मौके पर सैफई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार के सदस्य शामिल हुए। अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। सैफई समाधि स्थल और पंडाल दोनों जगहों पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दो तस्वीरें आप देखिए, जहां अखिलेश यादव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उनके निधन के बाद ये उनकी जयंती आई है और एक बार फिर से यादव परिवार एक साथ नजर आया। दोनों तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आज़ादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहाँ नेताजी ने समाजवाद सिखाया, वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। आज जब हम पहली ही बार यहाँ पर मिल रहे हैं और जयंती मना रहे हैं, उस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है। हम सब उनको याद करते हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं उन्होंने नेताजी के साथ रह कर के पूरा का पूरा जीवन का संघर्ष देखा है। आज जहाँ हम लोग बैठे हैं या आसपास जो विकास दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी की देन है। मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती पर आज सैफई के महोत्सव पंडाल में श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। इस दौरान गुरु उदय प्रताप सिंह ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज पहली जयंती है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है उनके राजनीतिक गुरु रहे उदय प्रताप सिंह, जो पूर्व सांसद रहे हैं, हमारे साथ हैं। कि सर, इस इलेक्शन के इस माहौल में नेताजी की पहली जयंती है, किस तरह कैसे आगे बढ़ रहा है इलेक्शन, कैसे आप देख रहे हैं? पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं उनका राजनीतिक गुरु नहीं है। राजनीतिक गुरु तो वो हमारे थे। वो मेरे छात्र रहे, मैं उनका अध्यापक रहा और वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने एक छोटे से गांव में पैदा होके इतने बड़े काम किए कि आज एक गांव उनके नाम से जाना जाता है। मेरे साथ बहुत दिनों वो रहे अध्यापक के भी रूप में। होनहार बिरबान के ओत चीकने पात, तो मैंने तो समझ लिया था कि ये किसी दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे, लेकिन मुझे 64-65 में आके वो मेरे साथी हो गए, टीचर हो गए और 67 जैन इंटर कॉलेज में, फिर 67 में एमएलए हो गए, 77 में मंत्री हो गए और फिर वो रक्षा मंत्री रहे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक रहे, 7 बार एमपी रहे, 8 बार विधायक रहे और उनके हर चुनाव में मैं उनके साथ रहा। उनके पैर में एक बार चोट लग गई थी तो हम सब लोग कहेंगे आप आराम करो, वो कहेंगे नहीं पार्टी हार जाएगी, तो वो उस चोट लगे में भी प्लास्टर चढ़ा था और उस पर वे भी चलते थे। तो इतना वहाँ पर जो 17 चुनाव आज तक हुए हैं उसमें 5 बार जीती कांग्रेस और 12 बार यही वोट बैंक जीता, जो वो जिसको नेताजी का वोट बैंक माना जाता है। इसलिए वो सपना चाहे कुछ भी देखते रहें, लेकिन जीत अंततोगत्वा समाजवादी पार्टी की होगी, डिम्पल की होगी। सैफई से मिथुन उपाध्याय, एबीपी। इससे पहले सैफई में शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की जयंती को धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है। सबसे पहले शिवपाल यादव ने सैफई स्थित समाधि स्थल पर जाकर हवन किया। उसके बाद समाधि स्थल पर नेताजी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि से पहले सैफई पंडाल में शिवपाल सिंह ने बड़े भाई राम गोपाल यादव के पांव छुए आशीर्वाद लिया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए हवन और बड़े भाई से आशीर्वाद लेने की ये तस्वीरें शिवपाल यादव। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं प्रयागराज से, जहां विक्रम सैनी की सजा के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है।
सजा पर रोक लगाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई थी। कुछ ही देर में हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। दंगा भड़काने के मामले में विक्रम सैनी को सजा हुई और बता दें कि इसी के चलते उनकी विधायकी गई और खतौली सीट पर चुनाव हो रहे हैं। और इस मामले में विक्रम सैनी ने अपील की थी, एक याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में, जिस पर सुनवाई पूरी हो गई है और कुछ ही देर में फैसला भी सामने होगा। इस मामले में 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है विक्रम सैनी ने। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, यहां सुनवाई पूरी हो गई है, कब तक फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, बीजेपी के जो निवर्तमान विधायक हैं खतौली सीट से विक्रम सिंह सैनी, उनको मुजफ्फरनगर दंगे में 2 साल की सजा मिली थी। तो उस निचली अदालत का जो फैसला था उसे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और साथ ही साथ एक स्पेशल प्रेयर भी की थी कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक सजा पर रोक लगा दी जाए। तो आज इस मामले में जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई तकरीबन 1 घंटे तक चली और अदालत ने अभी इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे के अंदर अदालत का जो फैसला होगा वो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। और अगर विक्रम सिंह सैनी को राहत मिलती है, उनकी सजा पर रोक लगती है, तो वो जो खुद को अयोग्य घोषित किए जाने और का जो फैसला था उसे चुनौती दे सकते हो। साथ ही साथ खतौली सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसे जो है चुनौती दे सकते हैं। हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जब सजा पर ही रोक लग चुकी है, सजा को ही स्टे कर दिया गया है, तो उनकी जो बर्खास्तगी थी वो भी स्टे हो जाएगी और इस आधार पर जो चुनाव हो रहा है वो भी स्थगित कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले फैसले का इंतजार करना होगा। मोइन, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर रामपुर से देते हैं, जहां हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां पेश हुए। आजम को कोर्ट से नियमित जमानत मिली है। एक और बड़ी खबर, अब 2 दिसंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। इस वक्त की ये बड़ी खबर रामपुर से, जहां हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां पेश हुए। आजम को कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है और अब 2 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होनी है। बता दें कि इस मामले में आजम खां को सजा हुई, जिसके चलते उनकी विधायकी गई और रामपुर नगर पर भी अब उपचुनाव हो रहे हैं। कि आज अपील जो पेंडिंग थी, क्रिमिनल अपील, उसमें बेल पे सुनवाई थी, जो उनको इंटरिम बेल दी गई थी। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी ज़मानत कंफर्म कर दी है और अब वो दौरान अपील बेल पर रहेंगे। अब अगली तारीख उसमें 2 दिसंबर। आजम भाई कुछ बोले? बचा है बोलने के लिए। पीछे रहिए, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा भाई आजम भाई जी, आजम भाई आपके साथ ही छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या कुछ कहना चाहिए? कुछ बचा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रामपुर हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान वहां से जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उबैदुर, ये राहत है, नियमित जमानत मिल गई है आजम खां को? जी हाँ, बिल्कुल। आजम खान अभी तक जो है अंतरिम जमानत पर चल रहे थे, अब उनको परमानेंट जमानत मिल गई है और इस मामले की सुनवाई जो है अब 2 दिसंबर को होगी, क्योंकि आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा हुई थी। तो उसके बाद से वो अग्रिम जमानत जो है उन्होंने अप्लाई की थी, उसकी याचिका जो है परमानेंट जमानत के लिए आज उस पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को कोर्ट में सुना है और उसके बाद आजम खान के लिए राहत की बात है कि उनकी जो परमानेंट बेल है वो अप्रूव हो गई है। अब वो जमानत पर रहेंगे और पूरे मामले की जो सुनवाई है वो कोर्ट जो है 2 दिसंबर को करेगा। ठीक है, 2 दिसंबर को क्या होगा उबैदुर, क्या किस चीज का इंतजार करना चाहिए 2 दिसंबर की सुनवाई में? जो बेल दी जाती है उसके बाद वो अगर उस बेल के नियम और शर्तों का वायलेशन नहीं करते हैं तो उनकी बेल कंटिन्यू रहती है। तो इस पूरे मामले की सुनवाई अब 2 दिसंबर को अदालत करेगी। फिलहाल उनको जो है आजम खान को वो परमानेंट बेल मिल गई है। अब केस की सुनवाई जो है वो चलती रहेगी आगे। बिल्कुल उबैदुर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच रामपुर से ही एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से झटका लगा है। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में झटका लगा है। अब्दुल्ला के वकील की आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जहां आजम खान को तो राहत मिली, लेकिन बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से झटका लगा है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला की पेशी हुई। अब 25 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। और उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता बने हुए हैं। उबैदुर, बताएं आज का ये मामला और क्या हुआ कोर्ट में?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अब्दुल्ला आजम है वो 2017 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव के दौरान जो 2 जन प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी जो चुनाव था उसको रद्द कर दिया था और उसके बाद पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे सही माना था। तो अब्दुल्ला आजम का 2017 वाला जो चुनाव था विधानसभा का वो रद्द हो गया था, लेकिन 2022 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा और वो अभी विधायक हैं स्वार सीट से रामपुर की। लेकिन अब्दुल्ला आजम के वकील ये चाहते थे कि जो उस मामले की सुनवाई चल रही है उसमें जो गवाह हैं उनको ना बुलवाया जाए, जो उसके जो केस का जो इनका नॉमिनेशन फॉर्म था उसके जो गवाह थे उनको ना बुलवाया जाए। लेकिन अदालत ने इस बात को नहीं माना है, क्योंकि अदालत इस मामले में बहुत सख्त है कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों की शिकायत जो है नवाब काजिम अली खान ने की थी और उसके बाद हाई कोर्ट ने जो उनका चुनाव था उनकी उम्र को डिस्प्यूटेड मानते हुए रद्द कर दिया था स्वार का 2017 वाला, और 5 साल तक उसको चुनाव नहीं हो सके क्योंकि वो जो प्रक्रिया थी वो कोर्ट में थी। हाई कोर्ट से उनकी सदस्यता का जो चुनाव था वो रद्द हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी और इस दौरान फिर 2022 का चुनाव आया था। तो 2022 में वो उसी विधानसभा से एक बार विधायक बन गए, लेकिन अब मामले की जो सुनवाई हो रही है उसमें अब्दुल्ला आजम के लिए झटका है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और 25 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी, उसमें देखना होगा क्या होता है। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए उबैदुर आपका। बढ़ेंगे आगे, प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। ज्ञानवापी पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई, जहां मस्जिद की तंजामिया कमेटी का आज पक्ष पूरा नहीं हो सका और कल दोपहर 2 बजे से अब फिर से सुनवाई होगी। कल भी तंजामिया कमेटी का पक्ष कोर्ट में रखा जाएगा। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, बताएं कि कल भी ये सुनवाई होगी 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे ये मामले में फिर से सुनवाई होनी है। देखिए, बिल्कुल वाराणसी की जिला अदालत से 12 सितंबर को जो मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई थी उसे मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है। आज इस मामले में सुनवाई हुई, तकरीबन 1.5 घंटे तक मस्जिद कमेटी के जो वकील थे फरमान अब्बास नकवी, उन्होंने अपनी बहस रखी और खास तौर पर उन्होंने जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसी का हवाला दिया, उसी के इर्द गिर्द उनकी बहस रही और इसी आधार पर उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उसे स्वीकार किए जाने की मांग की और जो श्रृंगार गौरी मामले में 5 महिलाओं की अर्जी थी उसे खारिज किए जाने की वकालत की। तो आज जो मस्जिद कमेटी की बहस है वो पूरी नहीं हो सकी। अदालत कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रखेगी। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में कल दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। कल भी सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें जो बची हुई हैं उन्हें पेश करने का मौका मिलेगा और अगर वक्त बचता है तो फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी जो हिंदू पक्ष है उसे अपना एतराज दाखिल करने का मौका मिलेगा। ठीक, धन्यवाद जानकारी के लिए मोइन आपका। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। त्रिवेंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 4 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। त्रिवेंद्र ने सीबीआई जांच के आदेश पर रोक की अपील की है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तराखंड के पूर्व सीएम से जुड़ी हुई, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने याचिका डाली थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 4 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। त्रिवेंद्र ने सीबीआई जांच के आदेश पर रोक की अपील की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और इसी बाबत उन्होंने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अविनाश, बताएं क्या हुआ था कोर्ट में और अब आगे क्या उम्मीद है? 4 जनवरी को अगले साल ये अब सुनवाई होगी। अगर बात करें तो पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ जो केस दायर है उसमें 3 पार्टियां बनी हुई है। एक पार्टी अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार है, एक पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत है और एक पार्टी एक अन्य व्यक्ति है। तो लिहाजा तीनों मामले की कंबाइंड सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले पर कंबाइंड तौर पे 4 तारीख को सुनवाई करेगा। हालांकि अगर बात करें तो इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने यह जरूर कह दिया है कि जो उसने अपनी SLP वापस लेने की अर्जी लगाई थी वो अर्जी अब वापस लेती है, यानी कि उत्तराखंड सरकार केस लड़ेगी। उत्तराखंड सरकार SLP लगाई हुई थी केस नहीं लड़ेगी, वो अर्जी अब वापस ले गई। इस पूरे मामले की सुनवाई अब 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, क्या उम्मीद की जा रही है यहाँ पूर्व सीएम की तरफ से इस मामले में?
लेकिन अगर बात में दलीलें रखी जाएंगी, उत्तराखंड सरकार भी अपनी ओर से पक्ष रखेगी और इसके साथ साथ अगर बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपनी ओर से पक्ष रखेंगे वकील के जरिए। अब देख रहे हैं कि जब 4 जनवरी को सुनवाई होती है तो उत्तराखंड सरकार क्या करेगी। शुक्रिया जानकारी के लिए अविनाश। तो सुप्रीम कोर्ट में अब 4 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जहां सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और त्रिवेंद्र पर नियुक्ति के बदले घूस लेने का जो आरोप लगाया था पत्रकार और विधायक उमेश कुमार ने, इसी मामले में ये केस चल रहा है। अगले साल अब सुनवाई होगी। बढ़ते हैं आगे, खबर शामली से। शामली में विद्युत विभाग की कारगुजारियों से 12 गांव के लोग परेशान हैं। इन लोगों का दावा है कि फ्री बिजली कनेक्शन के नाम पर इनके घरों पर कई साल पहले विद्युत मीटर लगाए गए थे जो आज तक चालू नहीं हुए और अब इनमें 40 से 60 हजार रुपए इनके द्वारा वसूली की जा रही है। हालांकि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शामली के यहां अधीक्षण अभियंता राम कुमार ने बताया है कि मामले की जांच के लिए टीम भेजेंगे और ग्रामीणों की चिंताओं को दूर किया जाएगा। लेकिन ग्रामीण इस बात से परेशान हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि बिल भरने का। गाँव में आदमी नहीं रहता, मीटर लगा दे जब भी बिल आ रहा है। कब लगाए थे ये मीटर? 3 साल करीब हो गया। अच्छा, क्या कह के लगाए थे? फ्री कनेक्शन है। फ्री है, इनका कोई बिल नहीं आएगा। तो अब कितना बिल आ रहा है? अब किसी के 30,000 आ रहे, किसी के 25 आ रहे हैं। ये पूरा मामला है जी कुछ है तो ये फ्री का कलेक्शन कह के हर लगाए गए। क्या लगाए गए थे? ये मीटर लगाए गए थे। कब लगाए गए थे? कुछ मायावती की योजना में, कुछ बाद में लगाए गए और उन पे 50,000 किसी 40,000 ये आ रहा है उनको बिल। अच्छा, क्या कह के लगाए गए थे? फ्री में? फ्री में कहना तो फ्री की है वो लगा गए, जिसके घर में कोई था नहीं वहाँ भी लगा गए। ऐसी जानकारी आज प्राप्त हुई है कि कई जगह पर मीडिया ग्रुप्स में, न्यूज़पेपर्स में छपा है कि झिंझाना के 12 गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली के मीटर तो लगे हैं बट वहां पर कनेक्शन नहीं है और बिल आ रहा है और लोगों से उसकी वसूली की जा रही है। इसके संबंध में अभी ऐसी हाइडल से बात करी गई है, उनको भी इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल अपनी टीम भेजेंगे इन गाँव में, वहाँ जाँच करेंगे और जाँच की रिपोर्ट जो है कल सुबह तक मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि हम आगे बढ़ेंगे। आगे एक कानपुर से खबर मिल रही है जहां नई सड़क हिंसा के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में आरोपी ने सरेंडर किया है। पुलिस अधिकारियों को भनक नहीं लगी। रिमांड पर लेकर पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी। कानपुर का यह मामला, नई सड़क हिंसा के आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में आरोपी ने जब सरेंडर किया तो पुलिस अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन अब रिमांड पर लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर कानपुर से। फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ के बाद अपने सवालों के जवाब तलाशेगी। नई सड़क हिंसा के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।